हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी। मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया लेक्चर लेकर के आया हूं। और आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स सर क्या है ये मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स? तो पहले इनके बीच में डिफरेंस जानने से पहले एक काम करते हैं, अपन जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटेलिक कंडक्टर्स एक्चुअल में होते क्या है ना, तभी हम इनके बीच में डिफरेंस को समझ पाएंगे। तो चलिए एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है ना। मेटेलिक कंडक्टर्स, सर मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं? अच्छा, हमने फिजिक्स में अक्सर पढ़ा है, 10th में हो गया, 12th में हो गया, हमने अक्सर फिजिक्स में पढ़ा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मेटल जो है कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी है ना। क्योंकि मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो इन्हीं को हमने नाम दिया है मेटेलिक कंडक्टर्स। क्या नाम दिया है? मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स, मेटल को ही हमने मेटेलिक कंडक्टर कहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अच्छा, मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसीलिए मेटेलिक कंडक्टर का हमने एक और नाम दिया है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। तो मेटेलिक कंडक्टर को आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कह सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। अच्छा सर, मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ऑन द ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अभी जरा चेक करते हैं ऐसा होता क्यों है। ठीक है, अच्छा हमारे घर में जो कॉपर वायर होती है, एक छोटा सा उसका एग्जांपल लेकर के चलते हैं जरा। तो लेट अस कंसीडर कोई कॉपर वायर है मेरे पास। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है सर, मेटल के अंदर एटम तो होंगे ही होंगे। इस दुनिया में हर चीज एटम से बनी हुई है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर एटम नहीं होते हैं। ठीक है, हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई है। तो हमने ऐसा माना कि इस कॉपर वायर के अंदर एटम्स भरे हुए हैं। ठीक है, अच्छा पहले बात सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई, मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सर व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन? बात को समझो। कोई एटम है मेरे पास, ठीक है, ये एटम के शेल्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये हम जानते हैं सबसे अंदर वाले जो शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो चलिए हमने 2 लगा दिए। इसके बाद हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हो गए 8 हो गए। और लास्ट वाले में चलिए मान लेते हैं मैं 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं। चलिए लेट अस कंसीडर, या चलिए समझने के लिए आसानी के लिए एक ही ले लेते हैं, कुछ ऐसा इशू नहीं है। अब आपको समझो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है सबसे आउटर मोस्ट वाला, इसके ऊपर ये जो न्यूक्लियस है इसका अट्रैक्शन सबसे कम लग रहा होगा। इसका अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे कम लग रहा होगा आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि बहुत दूर है न्यूक्लियस से। तो उस इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो थोड़ा फ्री है, उसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे कम लग रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उस इलेक्ट्रॉन को हमने नाम दिया फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? इन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत कम लगता है, वो बहुत दूर होते हैं न्यूक्लियस से, तो इसीलिए उनको हमने नाम दिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्रीली मूवमेंट मोशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो यहां से देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। मैं ये इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा इसको, चलिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। ये मैंने एटम थोड़े ज़्यादा बना दिए हैं। इन एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। ठीक है, ये चलिए थोड़ा सा साफ डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कॉपर वायर को फिर से बना लेते हैं एक बार।
ठीक है, वैसे एटम बहुत होते हैं, हमें जनरल कंसिडर करने के लिए 3 ही एटम बना रहा हूँ। इनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकले, ठीक है। ये क्या बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। ऑब्वियस सी बात है, जब एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। अच्छा, इन पॉजिटिव चार्ज का नाम होता है कर्नल्स। क्या बोलते हैं, कर्नल्स। ये इसका नाम है कर्नल्स, पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्नल्स। 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन से बाहर निकले, कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जो आउटर मोस्ट शेल में था, ठीक है। ये बच गए कर्नल्स। अब सर क्या होता है, आपने यहाँ पर बैटरी लगाई, ठीक है, ये आपने यहाँ पर कोई बैटरी लगाई, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव हो जाएगा टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब तक आपने बैटरी नहीं लगाई थी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे पूरे मेटल के अंदर कहीं भी फ्रीली घूम सकते थे, कहीं भी घूम सकते थे। ये सब आपने 10th में पढ़ा होगा, फिर भी चलिए एक रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी घूम सकते हैं, है ना, जब तक आपने बैटरी नहीं लगाई। लेकिन जैसे ही आपने बैटरी लगाई, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो कहाँ जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस हम जानते हैं करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं, करंट मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अब किस कंडक्टर से इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से इस कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। तो ये मैंने आपको समझाया कि मेटल कंडक्टर के अंदर या फिर मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और कैसे होती है मैंने आपको बताया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वो जाने लगेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट चेक करते हैं। अच्छा सर, यहां पर अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है, आपने जब भाई हम घरों में हमारे कॉपर वायर होती है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने स्विच ऑन किया और करंट फ्लो हुआ और जो आपका कॉपर मेटल था वो डिकम्पोज होकर या फिर वो कॉपर मेटल ने रिएक्शन दिखा दिया, कभी ऐसा हुआ है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमारे घर में तार होती है उस कॉपर से जब करंट पास हो रहा है तो वो कभी रिएक्शन नहीं दिखाता, है ना। ऐसा तो नहीं है कि जो कॉपर मेटल है, जो कॉपर वायर है वो डिकम्पोज होकर निकल का वायर बन गया, नो, पॉसिबल नहीं है ना। या फिर मान लीजिए कॉपर वायर टूट करके कुछ और बन गया, ऐसा नहीं होता कभी, है ना। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, द फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट accompanied by any chemical decomposition, ठीक है। यहां पर कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता, किसमें, मेटालिक कंडक्टर के अंदर, है ना। भाई हम तो ये बात जानते हैं जब करंट फ्लो करता है फिर कॉपर टूट के कुछ और बन गया, नहीं होता कभी। तो यहाँ पर कोई केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता, या फिर ऐसा मान लीजिए जब मेटल से करंट फ्लो करता है तब कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट आता है सर, एक छोटी सी बात यहाँ पर कंसिडर करते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, करंट के फ्लो में रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन offered to the flow of current through the conductor। अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो करंट के फ्लो में जो रुकावट आती है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, तो करंट के फ्लो में रुकावट आती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब सर सवाल यह है, करंट के फ्लो में रुकावट क्यों आती है ना। अच्छा, करंट का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ये उतना ही अच्छा कंडक्टर कहलाएगा, है ना। कोई भी अच्छा कंडक्टर कब होता है, जब उसके अंदर से करंट इजीली फ्लो कर जाए, या ऐसा बोल दो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सके, है ना, उसे बोलेंगे एक अच्छा कंडक्टर। हाँ सर, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, इधर की तरफ, है ना। अब जैसे खाली रोड है, खाली रोड में हमने बहुत तेज गाड़ी चलाई, हम आराम से चले गए, लंबा दूर तक चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, खाली रोड है, क्या दिक्कत है ना। लेकिन सर अगर हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में 100 की स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो 110% एक्सीडेंट होना है, बिल्कुल ये काम भी होता है। अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आराम से फ्लो कर जाता और करंट फ्लो हो जाता है इजीली। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेंगे तो ये इसके साथ कोलाइड करेंगे, है ना। जब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो इसके साथ कोलाइड करेंगे, ये इसके साथ टकराएगा, ये इसके साथ टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराएंगे और इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी टकराएंगे, है ना। तो आप चेक कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो ईजी नहीं है यहाँ पर,
है ना। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो यहाँ पर बार बार रुक रहा है। क्यों रुक रहा है? ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स। इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल्स के बीच में कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक रहा है ना। इलेक्ट्रॉन के फ्लो में दिक्कत आ रही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो नहीं कर पा रहा है ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल्स। इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब करंट इजीली फ्लो नहीं कर पा रहा है ना। और करंट इजीली फ्लो नहीं कर पा रहा है का मतलब करंट के फ्लो में रुकावट आ रही है। और करंट के फ्लो में जो रुकावट आती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, है ना। तो सर यहां पर रेजिस्टेंस इसकी वजह से होता है। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स। ये लीजिए, तो इसकी वजह से सर इन दोनों के बीच में कोलिजन की वजह से हमारे पास क्या आता है? रेजिस्टेंस आता है। तो ये हमारे पास फिलहाल थे 4 पॉइंट इसके बारे में। अब आता है हमारे पास आखिरी पॉइंट, ठीक है। आइए अब सर समझते हैं कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है। भाई मैंने आपको समझाया कि रेजिस्टेंस होता है क्योंकि कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन होता है, बढ़िया वाला कोलिजन, है ना। इलेक्ट्रॉन चल रहा है, वो टकरा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को कर्नल जाने नहीं दे रहे हैं, तो रेजिस्टेंस आया, करंट के फ्लो में रुकावट आई, है ना। अच्छा, अब एक आखिरी पॉइंट इसका समझते हैं। थोड़ा सा बात को समझना। अब चलिए थोड़ा सा मैं इसको बैटरी को हटा देता हूं यहां से, इसका काम नहीं है फिलहाल, लेकिन बैटरी दिमाग में रखनी है कि हाँ भाई यहाँ पर बैटरी है, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या करा, इसको हीट किया, इस कंडक्टर को हीट किया। मेटल का कंडक्टर, कॉपर वायर है, ठीक है। मैंने इसको हीट किया, मैंने इसको हीट दिया। हीट देने से क्या होगा? मैं हीट एनर्जी पास कर रहा हूँ, हीट एनर्जी मैं पास कर रहा हूँ। यहाँ पर कर्नल्स जो है और इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हीट एनर्जी गेन करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो ये कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जब ये पहले तो शांत थे, ये चुपचाप बैठे थे, इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, टकराव हो रहा था, रेजिस्टेंस बन रहा था, लेकिन जब मैंने इनको हीट किया इसमें वाइब्रेशन पैदा हो गया बहुत ज़्यादा। कर्नल्स वाइब्रेट करने लगे, इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करने लगे, इनका मोशन तेज हो गया, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब इनका मोशन तेज होगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी ज़्यादा होंगे, है ना। अगर आप सड़क में आराम से चल रहे हैं तो आप ज़्यादा नहीं टकराएंगे, लेकिन अगर आप फुल स्पीड में भाग रहे हैं तो आप ज़्यादा टकराएंगे, क्योंकि और लोग भी स्पीड में आ रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे इनकी वाइब्रेशन बढ़ा, इनका मोशन तेज हो गया। मोशन तेज होने की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए। तो नंबर ऑफ कोलिजन जब बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में और ज्यादा रुकावट आएगी। ऑब्वियस सी बात है, पहले इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट थी क्योंकि कोलिजन हो रहे थे, है ना। अब और ज्यादा कोलिजन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में और ज्यादा रुकावट आएगी। इलेक्ट्रॉन के फ्लो में और ज्यादा रुकावट आने का मतलब करंट इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा और ज्यादा, है ना। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। भाई करंट इजीली फ्लो नहीं कर पा रहा है अब, क्योंकि ज्यादा कोलिजन की वजह से आपने हीट किया, ज्यादा कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो नहीं कर पा रहा है, मतलब करंट इजीली फ्लो नहीं कर पा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस और ज्यादा इंक्रीज कर गए, है ना। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर increases, its resistance increases, ठीक है। रीजन, दिस इज बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर vibrating kernels causes या produces hindrance to the flow of electrons, ठीक है। तो यह है सर कि हाँ मेटालिक कंडक्टर के अंदर कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। मेटालिक कंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जब किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करता है, तो यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, या फिर ऐसा कह लीजिए कोई केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता। अच्छा, रेजिस्टेंस क्यों होता है सर? कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में टकराव की वजह से टकरा जाते हैं ये लोग, ठीक है। और फिर ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है? आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कोलिजन बढ़ जाएगा। किसके बीच कोलिजन बढ़ जाएगा? कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच कोलिजन बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा,
है ना। तो ये कुछ पॉइंट था मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इस चैप्टर में हमें मेन जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, है ना। तो सर फिर आपने मेटालिक कंडक्टर क्यों पढ़ाया? इस चैप्टर में जब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटालिक कंडक्टर इस्तेमाल नहीं होगा तो सर आपने फिर मेटालिक कंडक्टर पढ़ा करके हम पे क्यों बर्डन डाला इतना? क्योंकि देखो डिफरेंस पता होना चाहिए। मेटल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, है ना। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी तो दोनों ही कंडक्ट करते हैं भाई। आप अलग इंसान हो, मैं अलग इंसान हूँ, हैं दोनों इंसान, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो वैसे ही मेटालिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस तो है ना। चलिए सेकंड आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ठीक है भैया। अगर आप इस लेक्चर पे, हो ये मच्छर कहाँ से आ गया, सॉरी, अगर आप इस लेक्चर पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको इससे पहले के 3-4 पार्ट जो है मेरे वो देखने पड़ेंगे, नहीं तो इसमें आपको काफ़ी डाउट मिलने वाले हैं, ठीक है। सर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, मान लेते हैं मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, लेट अस कंसीडर NaCl, ठीक है। अब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल कंडीशन में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता नहीं है, या तो आप भाई मॉल्टन स्टेट में लोगे या फिर एक्वा स्टेट में लोगे। लेट अस से मैंने इसको एक्वा स्टेट में लिया, लेट अस से NaCl लिया मैंने, और इसको मैंने एक्वा स्टेट में लिया, मतलब मैंने इसको पानी में डाल दिया, तो क्या बन गया? एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, ये बन गया। या फिर आप कह सकते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि यहां पर NaCl तो जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे लिया है मैंने। अच्छा, अब सर मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ये सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। सर कैसे करता है? रीजन नहीं बताओगे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करता है? बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस। इसके अंदर पॉजिटिव Na+ होगा एंड नेगेटिव Cl- होगा, है ना। तो क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसे करेगा सर? बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस। जितना ज्यादा आयंस का मूवमेंट होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो सर ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है। जितना ज्यादा आयंस का मूवमेंट होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, उतना ही बेहतर कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, ना पॉइंट नंबर सेकंड, यहां पर जब अपन इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं या फिर जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो यहां पर केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। नाउ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is accompanied by chemical decomposition, ठीक। जब आप यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा? Na+ सोडियम मेटल में जाकर के बदल जाता है, और Cl- जो क्लोराइड आयन होता है वो किस में बदल जाता है? क्लोरीन गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल डिकम्पोजिशन हुआ है। ये मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था इस चैप्टर के, है ना। तो सर जब भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, केमिकल डिकम्पोजिशन या फिर केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होता है ना। Na+ किस में बदल जाता है? सोडियम मेटल में बदल जाता है, कैथोड में जाके चिपकेगा Na+, और जो हमारे पास Cl होता है, Cl- वो एनोड पे जाके चिपकता है और क्लोरीन गैस का निर्माण करता है ना। तो सर यहाँ पर हमने ये दो चीज देख ली। अच्छा सर, यहाँ रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाली बात है। रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है? आइए देखते हैं। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटर आयनिक अट्रैक्शंस and viscosity of solvent। सर ये क्या मतलब है इसका? यहां पर रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है ना। हमें इस चैप्टर में इस टॉपिक को मेन पढ़ना है, यही तो खेल है हमारा, ठीक। सर यहां पर इंटर आयनिक अट्रैक्शन और सॉल्वेंट की विस्कोसिटी की वजह से रेजिस्टेंस पैदा होता है। कैसे पैदा होता है आइए समझते हैं बात को। आपने क्या करा, कंटेनर में आपने क्या करा, पानी लिया है यहाँ पर,
ठीक है, मैं ज़्यादा पानी नहीं दिखाऊंगा, चलो दिखा दिया खैर अब तो। हाँ, तो यहाँ पर हमने पानी में NaCl को डाला है। यहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है हमारे पास, थोड़ा सा गैप बना लेते हैं। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, ठीक है। इंटर आयन, अगर इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है, इन केस अगर इन दोनों में अट्रैक्शन ज़्यादा है, Na पॉजिटिव मतलब सॉल्यूट के अट्रैक्शन ज़्यादा है, सॉल्यूट NaCl के खुद के बीच में अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है, ऐसा अट्रैक्शन ज़्यादा होने से आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पकड़ के रख रहे हैं, पकड़ के। जब ये दोनों अट्रैक्शन से पकड़ के रखे हैं तो आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। और मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन। अब जब तक आयंस ही फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना। अब इनमें अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन अगर इसमें ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, ये आयंस इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। जब आयंस इजीली मूव नहीं कर पाएंगे तो करंट का फ्लो भी इजी नहीं हो पाएगा, है ना। जब भाई करंट फ्लो करता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, जब आयंस ही नहीं मूव कर पा रहे हैं मतलब फ्लो ऑफ करंट यहाँ पर डिफिकल्ट हो रहा है। इसका मतलब जब फ्लो ऑफ करंट इजी नहीं है उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। तो जितना ज़्यादा इसके बीच में अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अगला पॉइंट, अब चूंकि यहाँ पर पानी है, पानी तो वाटर क्या कर सकता है, जैसे Na पॉजिटिव है, ठीक है। वाटर क्या कर सकता है, इसको इसके साथ बॉन्डिंग बना सकता है। वाटर इसके साथ जो है ये इंटरेक्शन दिखा सकता है, ये OH और H, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, H O, ये वाटर इस प्रकार से इसके साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करता है ना। तो यहां इंटरेक्शन क्या हो रहा है, चेक करो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन हो रहा है ना। Na पॉजिटिव को इसने पकड़ा हुआ है, इसने पकड़ा हुआ है Na पॉजिटिव को। तो अगेन इन दोनों ने इन वाटर ने Na पॉजिटिव को जकड़ लिया है चारों तरफ से। तो अब दोबारा से इसका मूवमेंट कम हो गया। जब इसका मूवमेंट कम हो गया तो अगेन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर Na पॉजिटिव का मूवमेंट कम हो गया। और जब Na पॉजिटिव का मूवमेंट कम हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी भी ये कम कंडक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी जब कम कंडक्ट करता है उसी बात को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, सॉल्वेशन। क्या जानते हैं, सॉल्वेशन, ठीक है। इस नाम से भी हम जानते हैं, 11वीं क्लास में बताया होगा आप लोगों को, ठीक है। नहीं बताएगा तो ध्यान रखिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जो है वो कहलाता है सॉल्वेशन, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही जो है Cl नेगेटिव आयन को भी पकड़ेंगे। Cl नेगेटिव आयन कैसे पकड़ेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। Cl नेगेटिव है, जैसे ये Cl नेगेटिव OH, यहाँ पर ही H इसको पकड़ेगा, ठीक है, OH ऐसा, ठीक है, OH ये बिल्कुल ऐसे ही OH ये इसको ऐसे पकड़ेगा। तो Cl नेगेटिव को ऐसे पकड़ा जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल ही पकड़ेगा दोनों को, क्योंकि इसे ही सॉल्वेशन कहते हैं। तो अगेन अब Cl माइनस को पकड़ लिया तो Cl माइनस भी नहीं कहीं जा सकता। तो Cl माइनस अगर कहीं नहीं जा सकता तो मूवमेंट ऑफ आयन कम हो गया, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंडक्ट करेगा। और जब इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट करता है, इसी बात को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा सर, इंटर आयनिक अट्रैक्शन दो तरह के मिल गए आपको, वन इज सॉल्यूट सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्यूट सॉल्वेंट विच इज ऑल्सो नोन एज सॉल्वेशन, ठीक। तो जितना ज्यादा इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक। अब सर व्हाट इज विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी का क्या मतलब है सर। अच्छा, आयन विस्कोसिटी का आप जनरल मतलब समझो थिकनेस, विस्कोसिटी को समझो थिकनेस, इससे आप समझो थिकनेस, गाढ़ा लिक्विड, गाढ़ा। अगर ये आयंस आपके पास एक पतले लिक्विड में, पानी है, पानी में पड़े हुए है ना, तो ये बहुत तेज मूव कर पाएंगे। लेकिन अगर लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा है, लिक्विड फ्रिक्शन ज्यादा है, अगर थिकनेस लिक्विड की ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है, गाढ़ा लिक्विड है, गाढ़ा लिक्विड, उसके अंदर आयन से इजीली नहीं मूव कर पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ना, गाढ़े लिक्विड के अंदर कैसे मूव करेंगे। आयंस पतले लिक्विड के अंदर तो फटाफट भाग पाएंगे, जैसे वाटर एग्जांपल है। लेकिन अगर लिक्विड गाढ़ा है, थिकनेस ज्यादा है, तो वहां आयंस
का इजीली मूवमेंट नहीं होगा, और जब आयंस का मूवमेंट इजीली नहीं होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी इजीली कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसका रीजन जानना जरूरी है। इंटरैक्ट जहां पर रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, मतलब करंट के फ्लो में रुकावट किसकी वजह से आती है सर, इंटर आयनिक अट्रैक्शन एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। विस्कोसिटी सॉल्वेंट के लिए जाती है। यहाँ पर वाटर था, वाटर की विस्कोसिटी कम होती है, लेकिन कोई और लिक्विड डालेंगे उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो सकती है। जनरल में विस्कोसिटी की ग्लिसरीन आपने देखा होगा, उसकी विस्कोसिटी गाढ़ा सा लिक्विड नहीं होता, बिल्कुल। तो अगर लिक्विड ज़्यादा गाढ़ा होगा तो वहाँ पर आयंस का मूवमेंट घट जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन भी घट जाएगा, तो रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। तो भैया ये है मेरे पास कि सर हाँ, रेजिस्टेंस किसकी वजह से आता है, इंटर आयनिक अट्रैक्शंस एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। नाउ द लास्ट पॉइंट इज रेजिस्टेंस decreases with as temperature increases। रेजिस्टेंस घट जाएगा कब, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कैसे, समझो। पहले इसकी बात करते हैं, इसकी ये सॉल्यूट इधर, ठीक। जब आप इसे हीट करोगे, गर्मी दे रहे हो, ठीक, हीट एनर्जी से ये टूटेगा। जब इनके बीच का अट्रैक्शन टूटेगा, आयंस बिकम फ्री टू मूव। जब आयंस फ्रीली मूवमेंट कर पाएंगे तो सर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ग्रेटर एक्सटेंट एज मूवमेंट ऑफ आयन इंक्रीजेस, है ना। अच्छा, जब आप हीट दोगे, गर्मी दे रहे हो इधर, तो ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये वाला इंटरेक्शन भी टूटेगा। आप एनर्जी पास कर रहे हो। भाई बॉन्ड तोड़ने के लिए, अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हम हीट देते हैं, एनर्जी पास करते हैं, तभी तो बॉन्ड टूटता है ना। तो यहाँ पर मैंने, अगर मैं इसके बीच में, इसके अंदर से मैं हीट पास करूंगा तो क्या होगा, सॉल्यूट और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया, इनके बीच में अट्रैक्शन टूटेगा। अट्रैक्शन टूटेगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसे पकड़ नहीं पाएंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अगेन बिकम्स फ्री टू मूव। तो यहाँ पर सर ये दोबारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ग्रेटर एक्सटेंट, टू द ग्रेटर एक्सटेंट, है ना। अब लास्ट में सर थिकनेस, अगर आप किसी गाढ़े लिक्विड को हीट करोगे, गाढ़े लिक्विड को हीट करोगे तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा और लिक्विड फिर से कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई गाढ़ा सा लिक्विड है, लिक्विड गाढ़ा कब होगा, जब उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तभी लिक्विड गाढ़ा होगा। जब आप उसे हीट करोगे, लिक्विड को, सॉल्वेंट को हीट करोगे, तो उसके जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो टूटेगा, तो लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाएगी, लिक्विड पतला हो जाएगा, वो तेजी में, उसके अंदर फिर आयन डालोगे तो वो आयन तेजी में मूव करने लगेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी भी डिक्रीज होती है। इसका मतलब आयंस तेजी में मूव करेंगे और वो फिर इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर सर सारा का सारा खेल जो है मूवमेंट ऑफ आयंस का है। जितना ज्यादा आयंस मूव करेंगे उतना ही बेहतर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है। तो ये थे मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटालिक कंडक्टर के बारे में। अभी स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम आगे यूज करने वाले हैं। आइए, तो ये था डिफरेंस। आप, मैंने खैर डिफरेंस के फॉर्म में तो नहीं लिखाया, बीच में लाइन खींच के इधर इधर करके, लेकिन हाँ आप एग्जाम में आए तो आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन कि मेटालिक कंडक्टर क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं, तब तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने लिखाया, है ना। और अगर आपको सिर्फ डिफरेंस लिखना हो तो आप बीच में लाइन बना करके उसको लिख सकते हो, तो आपको जैसे इच्छा करे आप ऐसे लिख लेंगे, है ना। चलिए, अब कुछ बेसिक टर्म्स मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। जैसे सबसे पहला टर्म है रेजिस्टेंस। अभी मैंने आपको समझाया था रेजिस्टेंस क्या होता है सर। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये चार टर्म अपने को पढ़ने हैं। ये आगे बहुत इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा सर, रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड to the flow of current through a conductor। जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है और उसके करंट के फ्लो में रुकावट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन बोले तो रुकावट, रुकावट, ठीक। रेजिस्टेंस को हम आर से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू आई आर हो गया, तो R हो गया V अपॉन आई, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये होता है बाय ओम्स लॉ से हम निकालते हैं, है ना। अच्छा सर, इसकी यूनिट क्या होती है? R की इसकी यूनिट होती है ओम।
ओम, इसकी यूनिट ओम, ओम नहीं ओम है ना, इसका सिंबल होता है ऐसा कुछ, ओम का सिंबल ग्रीक लेटर होता है। तो ये सर रेजिस्टेंस होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात, हम भी जानते हैं सर, है ना, आपने क्या इसमें तो बता दी। रेजिस्टेंस कहता है करंट के फ्लो में रुकावट, है ना, रेजिस्टेंस कहता है करंट के फ्लो में रुकावट होगी। अब रेजिस्टेंस को उल्टा पढ़ दो, रेजिस्टेंस कह रहा है करंट के फ्लो में रुकावट, तो इसका उल्टा क्या कहेगा कि करंट इजीली फ्लो कर रहा है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ऑफ फ्लो ऑफ करंट। भाई रेजिस्टेंस कह रहा है करंट के फ्लो में रुकावट, तो इसका उल्टा पढ़ दो ना, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि हाँ भाई करंट इजीली फ्लो कर रहा है। और इजीली इसके जो उल्टा होता है रेजिस्टेंस को बोलते हैं कंडक्टेंस, क्या बोलते हैं भाई, कंडक्टेंस, ठीक है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस का उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज रेसिप्रोकल, PROCAL, प्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। G इज इक्वल टू 1/R कंडक्टेंस। एग्जाम में सर इतनी सारी चीजें कैसे याद रखेंगे हम, है ना, तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, तो टेंस उल्टे होते हैं, वो पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस वाला नहीं है, वो TENSE होता है, ये TANCE है, ठीक। तो सर G हो गया 1/R, 1/R हो गया सर। R की सर यूनिट क्या होती है, R की यूनिट, है ना, G बराबर 1/ओम। इसको सर ऊपरी दिशा में लेकर के जाएंगे तो ये बनेगा ओम इनवर्स, ओए होए क्या बनेगा, ओम इनवर्स। इसको स्पेलिंग में लिख दो जरा, आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, ओम इनवर्स, है ना। इनवर्स मतलब तो उल्टा, उल्टा भी कर दो, और मोह माया नहीं है सर मेरी कोई, लो उल्टा कर दिया भाई, मोह इनवर्स, मोह का उल्टा, सॉरी ओम इनवर्स, ओम का उल्टा मोह तो होता है। अच्छा, इसी को अपन पढ़ते हैं सीमेन, क्या पढ़ते हैं, सीमेन। इस नाम को ध्यान रखना, सीमेन, कोई साइमन भी पढ़ता है, कोई सीमेन पढ़ता है। कंडक्टेंस का यूनिट ओम इनवर्स, ऑल्सो कॉल्ड सीमेन। एग्जाम में ये कम पूछा जाता है, ये ज्यादा आता है सीमेन। कहने का मतलब जब न्यूमेरिकल देगा तो उसमें सीमेन इस्तेमाल ज़्यादा करता है, वैसे या तो सारा ही करना है सर, क्या ज़्यादा क्या कम, है ना। तो सीमेन इसकी सही यूनिट हो जाती है कंडक्टेंस की, बिल्कुल इसका उल्टा। पलट दो ना बात को, बात तो घुमा दो यार, दिक्कत की बात नहीं है कोई, है ना। अच्छा, फिर सर 10th क्लास में अपन ने फिजिक्स में पढ़ा था, 12th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा था, है ना। क्या पढ़ा था सर, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, भाई रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है ना? भाई अगर मैं अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं करने देना चाहता, मेरी मर्जी है भाई, तुम कौन होते हैं बोलने वाले, भाई मेरी इच्छा है ना, तो मेरी प्रॉपर्टी हुई ना। तो रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी हो जाती है। खैर, तो सर फैक्टर इसमें हमने जो पढ़े थे, मैं सिंपल बता दूं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर की लंबाई ज़्यादा होगी, वो रेजिस्टेंस भी कैसा देगा, ज़्यादा देगा। अगर ये मार्कर है, इसमें रेजिस्टेंस है, अगर मार्कर इतना लंबा कर दूं तो ये वाला मार्कर ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा, क्योंकि इसका कंडक्टर, इसका लेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा लेंथ उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। सर दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर कंडक्टर का एरिया कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है सर, है ना। आगे देखिए, अगर सर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। क्या बनेगा, L/A, है ना, L/A। अब सर जब यहाँ से ये साइन हटता है, इसको हम हटाते हैं सर जब, तो एक कांस्टेंट हमेशा लग जाता है, R इज इक्वल टू ρL/A, ρL/A, है ना। अच्छा, इसको सर अब आगे एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट इज दिस, है ना। आइए, तो ये तो फैक्टर अफेक्टिंग हो गया सर। ज़्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में है ना, एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम होता है। आगे देखिए, चलिए
तो सर अपने को अब इसको पढ़ना है, अजीब सा फॉर्मूला मैंने आपको निकाल के दिखाया है, तो आइए कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ तो हो ही जाएगा इसमें। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रोना नहीं है बेटे, रो बोल रहा हूँ, रो नहीं, रोना नहीं है ना, रो के क्या फायदा। अच्छा, R इज इक्वल टू रो एल बटे ए। ओके सर, सर रो मुझे अगर रो चाहिए, रो बनेगा आर ए अपॉन एल। कोई कोई कैपिटल ए भी लेता है, कोई स्मॉल ए भी लेता है, वो आप समझ सकते हो, इतना तो जानते ही होंगे। सर व्हाट इज ए, व्हाट इज एल। फिजिक्स में आप लोग क्या पढ़ते हो, एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर की लेंथ हो गई एल और इस कंडक्टर का एरिया हो गया ए। इस कंडक्टर का एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो, है ना। फिर हम लोग ऐसा करते हैं, सर व्हाट इज रेजिस्टिविटी। सर जो रो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये इसका नाम है सर, छोटा सा, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बड़ी खुजली हो रही है नाक में, ठीक है, ये इसका नाम होता है। फिजिक्स में आप लोग क्या पढ़ते हो सर कि लेंथ और ये एरिया है। अगर लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो यार, है ना, ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। अगर अपन ऐसा कर लेते हैं, लेंथ को 1 मीटर ले लेते हैं, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तब सर ऐसे केस में रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि बालक रेजिस्टिविटी को डिफाइन करो। आप लोग लिख देते हो ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, वो कंडक्टर जितना भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा करंट के फ्लो में, उसे अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं भाई, रेजिस्टिविटी। एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, वो कंडक्टर करंट के फ्लो में जितनी भी रेजिस्टेंस लाएगा, जितनी भी रुकावट लाएगा, उसी रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। लेकिन ये सिर्फ फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है। यहां पर तुम्हें कुछ और हिसाब लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सॉलिड कंडक्टर के बारे में तो पढ़ ही नहीं रहे हैं भाई, हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। चूंकि हम सॉलिड कंडक्टर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो आइए कुछ और देखते हैं, है ना। अब समझना कुछ ऐसा ही है। देखिए यहां पर एरिया मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ को मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर। अभी सब समझ आ गया सर, 1 सेंटीमीटर कहा है आपने कंसिडर किया। अभी सर ये जो है ये अच्छा सर, अगर एरिया इतना हो, लेंथ इतना हो, तो वॉल्यूम कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को अपन बोलते हैं 1 ml, है ना। फिलहाल इसकी बात ध्यान रखेंगे, है ना। लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर है, एरिया इतना है, तो सर जो वॉल्यूम इतना बनेगा। ऐसे केस में सर चेक कीजिए, रो क्या हो जाएगा, आर। अब सर आपने मिलीलीटर क्यों लिया, क्योंकि अपन यहाँ लिक्विड कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो लिक्विड कंडक्टर की वॉल्यूम ली जाएगी, है ना। अच्छा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस of the 1 ml of the electrolytic solution. Resistivity is equal to the resistance of the 1 ml of the electrolytic solution. Electrolytic solution, ठीक है। Resistance offered by, ठीक है सर। क्या मतलब है इसका, 1 मिलीलीटर का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जितना भी रेजिस्टेंस देगा। अब सर 1 मिलीलीटर का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितना, क्या रेजिस्टेंस कैसे देगा भाई, इंट्रायनिक अट्रैक्शन है, विस्कोसिटी है, जैसे भी देगा वही आपको बता दिया, है ना। तो 1 मिलीलीटर का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जितना भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा करंट के फ्लो में, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। अब सर 1 मिलीलीटर का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नहीं समझ आया, आओ समझते हैं। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को एक ऐसे क्यूब में भरा, जिसका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और हाइट भी जिसका क्या है
1 सेंटीमीटर। अब जरा इसका वॉल्यूम निकाल के देखना कितना आएगा, 1 मिलीलीटर आएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, 1 मिलीलीटर। तो सर इसके अंदर मैंने एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 मिलीलीटर, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। वो जितना भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट, उसी रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। ठीक है। अच्छा सर ए और एल क्या है, नहीं समझ आता सर, व्हाट इज ए एंड एल। अच्छा कोई सेल कंसिडर करो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मान लेते हैं, कोई एक कंडक्टिविटी सेल है, इसे कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी सेल। आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, आपने यहाँ पर जनरल 1 ml इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ, कितना, 1 ml, 1 ml भाई, 1 ml। जहां पर ए क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। और सर एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। ए है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स और एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है भाई, ये हो गया सर एल अपॉन। अच्छा इस वाले सेल के लिए, इस वाले सेल के लिए, इस वाले कंडक्टिविटी सेल के लिए एल अपॉन ए जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड का एरिया तो बार बार बदलेगा नहीं, इनके बीच में डिस्टेंस भी फिक्स है। तो एल अपॉन ए जो है ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसे अपन बोलते हैं, इसको हम दिखाते हैं जी स्टार से। कैसे दिखाते हैं, जी स्टार से। दिस जी स्टार इज नोन एज सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे, सेल कांस्टेंट। इस सेल के लिए वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, एल अपॉन। इसे हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसे हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो सर रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हुआ, 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जितना भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। अच्छा अब इस कॉन्सेप्ट को हटा करके बिल्कुल ऐसा ही एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आओ चलिए, तो खैर चीज तो वही है, हटाते थे क्या, यहां लिख देता हूं इस चीज को। ठीक है। हाँ जी सर, एक आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी एक और नाम दे सकते हो, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस सीधा सीधा इसका डेफिनेशन है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। भाई विटी कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी तो याद हो जाता है ना। क्या है सर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा पलट दो, कंडक्टिविटी, कप्पा, कप्पा, पप्पा नहीं कप्पा। ठीक है, पप्पा नहीं कप्पा। ठीक है, कप्पा से दिखाते हैं इसे, इज इक्वल टू 1/ρ। क्या, 1/ρ है ना। ओके सर, 1/ρ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, सीधी सीधी बात है। सर रेजिस्टिविटी क्या था, RA/L। आओ चेक करते हैं, 1/RA/L। जरा पलटो फॉर्मूले को, K क्या बनेगा सर, L/RA। क्या बनेगा, L/RA। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा इसको जरा तरीके से लिखो तो, 1/R इंटू L/A। ओ सर क्या बात है, ये तो फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, चेक करो जरा। 1/R होता है कंडक्टेंस, कप्पा जी, और L/A भाई सेल कांस्टेंट, जी स्टार। तो कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला बन गया G इंटू जी स्टार, मीन्स कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ये बन गया किसी भी कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। इसे आप प्यार से स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बुला सकते हो। अच्छा एक काम करते हैं, अब एक इसकी जनरल से डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं कंडक्टिविटी की, है ना। अच्छा ऐसा सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है सर, यूनिट तो बता दो। अच्छा सेल कांस्टेंट लेंथ को किस में ले रहे हैं भैया, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, सेंटीमीटर। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में ले रहे हैं, तो कट गया 1/सेंटीमीटर से ऊपर के भाग में जाएगा तो पर सेंटीमीटर बन जाए। आप पर मीटर भी ले सकते हो, मैंने कब मना किया। तो सर आप इतने सेंटीमीटर ही क्यों ले रहे हैं भाई। सेंटीमीटर लेने का रीजन ये है, जो कंडक्टिव सेल होते हैं ना, कंडक्टिविटी सेल बहुत बड़े बड़े नहीं होते, बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। इलेक्ट्रोड भी छोटी छोटी होती है, इनके बीच का डिस्टेंस भी कम कम होता है।
और इनका जो एरिया होता है वो भी कम कम होता है, इसलिए हमने छोटी यूनिट में लिया सेंटीमीटर। आपको एग्जाम में सेंटीमीटर में ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो सर ये इसका यूनिट हो गया पर सेंटीमीटर या पर मीटर, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब सर अब जरा समझ लेते हैं कंडक्टिविटी क्या होता है। ये तो फॉर्मूला बन गया, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। किसी भी सेल के लिए लेंथ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना। क्योंकि जब ये रेशियो कांस्टेंट होगा तो हमने इनका निकाला तो हमें बोल के सेल कांस्टेंट, किसी भी सेल के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू L/A से सेल कांस्टेंट पढ़ते हैं, ठीक है। आइए, ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा यार, घबराने की बात, दिया जाएगा, ठीक। सर कंडक्टिविटी क्या होता है, आओ कंडक्टिविटी बिल्कुल फिर यही देख लेते हैं यार, कंडक्टिविटी क्या होता है, अलग से क्या लिखना। कंडक्टिविटी सर कंडक्टिविटी चेक करते हैं सी जी नॉट सॉरी क्या के इज इक्वल टू, यार ये काम करो, ये उठाओ, ये या वो उठा लो लास्ट वाला यार, 1/r। यहाँ में 1/r को क्या लिख सकता हूँ भाई, जी लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर। इसको L/A रहने दो यार। अगर L हो गया 1 सेंटीमीटर, एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सर वॉल्यूम क्या बन जाएगा, वॉल्यूम क्या बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml बन जाएगा। तो सर कंडक्टिविटी किसके बराबर हो गया, कंडक्टेंस के बराबर हो गया। सो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो 1 ml 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जितनी भी कंडक्टेंस होगी, जितनी भी कंडक्टेंस होगी उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जितनी भी कंडक्टेंस होगी उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी, ठीक है। और आपने L जान लिया क्या होता है, लेंथ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ए क्या होता है सर, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें 1 ml मैंने क्या भरा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया। कितना भर दिया, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जितनी भी कंडक्टेंस होगी उसे अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो ये था आज का अपना टॉपिक, जहां पर मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन मिलेंगे तो वहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, और उसके ढेर सारे CBSE ICSE वगैरह बोर्ड्स में आए हुए न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई आपको डाउट है तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।